Hello everyone, today we are going to cover chapter 8 which is about dividend. This chapter contains from section 123 to section 127. This is of 5 section chapter, so it is a quite easy and short chapter. It is one of my favorite because it talks about dividend, how we get dividend and all the dividend procedures. So, declaration and payment of dividend. Under section 2 clause 35, dividend includes interim dividend. डिविडेंड मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ये वाला मीनिंग कहीं कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है. इसका एक लिटरल सेंस में कहा जाता है कि डिविडेंड मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और अंडर कंपनीज एक्ट 2013 डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरम डिविडेंड. दिस इज द ओनली डेफिनेशन गिवन देयर. Section 123 talks about dividend is recommended by board of directors by passing BR at BM. डिविडेंड रिकमेंड की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाय पासिंग BR at BM एंड डिक्लेयर की जाती है शेयर होल्डर से इन AGM आइदर एट द सेम और लोअर रेट बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिकमेंडेड बाय BOD एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर. And after the declaration, within 5 days of declaration, dividend must be deposited in a separate schedule bank, which is also called escrow account. मतलब declaration के 5 दिन के अंदर हमको dividend का amount एक separate schedule bank के अंदर escrow account के अंदर deposit कर देना होता है. Declaration से ही 30 days में ही हमको वो entire dividend उस escrow account में paid. sorry. Declaration से 5 days में हमको dividend amount separate schedule account में pay cut it. डिक्लेरेशन से 5 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट शेड्यूल बैंक. सेपरेट शेड्यूल बैंक में उसे डिपॉजिट कर देना होता है एस्क्रो अकाउंट में, और डिक्लेरेशन से ही 30 डे में एंटायर डिविडेंड मस्ट बी पेड. डिक्लेरेशन से 30 days में सारे डिविडेंड को पेड कर दिया जाता है. ये 5 days वाला जो प्रोविजन है कि 5 days में एस्क्रो अकाउंट में सेपरेट बैंक अकाउंट में डिविडेंड को डिपॉजिट करना पड़ता है, ये प्रोविजन का एग्जेम्पशन दिया गया है टू दोज कंपनीज हुज 100% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ और वन और मोर गवर्नमेंट कंपनीज टुगेदर. फिर आता है कि अगर 30 days में इंटायर डिविडेंड अगर पेड नहीं किया गया है, फेलिंग विच अंडर सेक्शन 127 डायरेक्टर पे आता है अप टू 2 years का इम्प्रिजमेंट एंड फाइन ऑफ 1000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और कंपनीज में आता है सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum विल हैव टू बी पेड. 5 एक्सेप्शनल केसेस है 127 के ही अंदर, जिसमें व्हेन इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफेंस, जिसमें ऑफेंस एज अ ट्रीट नहीं होता है व्हेन कंपनी नॉट पेड डिविडेंड विद इन द 30 days ऑफ डिक्लेरेशन. वो 5 केसेस एक्सेप्शनल केसेस क्या है? फर्स्ट इज ऑपरेशनल ऑफ लॉ. अगर कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ है, अगर उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तब वो नहीं एंटायर डिविडेंड पेड हो पाया हो, या फिर शेयर होल्डर्स गेव सम इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो बट कंपनी कुड नॉट फॉलोड एंड इट वाज कम्युनिकेटेड टू दैट शेयर होल्डर. जब शेयर होल्डर ने खुद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हों और वो कंपनी फॉलो नहीं कर पा रही हो, और वो ये जो नहीं फॉलो कर पाई है और कंपनी ने शेयर होल्डर को कम्युनिकेट किया हो. डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग अगर डिस्प्यूट चल रहा हो, तब ये एक्सेप्शनल केस में जाता है. कंपनी लॉफुली एडजस्टेड डिविडेंड अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स ड्यूज. कंपनी ने लॉफुली एडजस्ट कर लिया डिविडेंड का अमाउंट अगेंस्ट शेयर होल्डर्स ड्यूज, और एनी अदर रीजन वेयर कंपनीज प्रूव रीजंस अदर दैन द कंपनीज फॉल्ट. कोई और ऐसा रीजन जहां पे कंपनी ये प्रूव कर सके कि वहां कंपनी की कोई फॉल्ट नहीं थी. डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड. एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गई तो उसे रिवोक नहीं किया जा सकता अनलेस देयर इज सर्कमस्टांसेस लाइक आउटब्रेक ऑफ वॉर, या तो जंग छिड़ गई हो, या फिर किले टैक्स बर्डन हो गया हो. वो भी आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. ये तभी होगा जब प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स मिला, तभी हम वो रिवोक कर सकते हैं, वरना डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक्ड. अब आता है सेक्शन 124. सेक्शन 124 टॉक्स अबाउट विद इन 7 days ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 days ऑफ डिक्लेरेशन. मतलब 30 days ऑफ डिक्लेरेशन, 30 days फ्रॉम डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन से 30 days के अंदर हमको डिविडेंड अमाउंट पेड करना होता है. फिर उसके 7 days के अंदर हमको एक अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट खोलना पड़ता है सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में, क्योंकि अगर उस 30 days के अंदर जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स थे उस डिविडेंड के लिए, अगर उससे वो क्लेम नहीं कर पाते हैं, तो विद इन 7 days हमें एक सेपरेट अनपेड डिविडेंड अकाउंट खोलना पड़ता है, और उससे वहाँ पे और वो अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट कर देना रहता है फॉर 7 years. फेलिंग विच अगर ये कंपनी नहीं करती है, तो उस पर एट द रेट 12% पर annum की सिंपल इंटरेस्ट विल बी अट्रैक्टेड फॉर द डिलेड पीरियड. फिर डिपॉजिट करने के 90 days के अंदर हमको कंपनी को डिपॉजिट के 90 days के अंदर कंपनी को डिटेल्स देनी पड़ती हैं अबाउट शेयर होल्डर एड्रेस, शेयर होल्डर नेम, डिविडेंड अमाउंट एंड दी शेयर्स हेल्ड ऑन दी वेबसाइट ऑफ CG's वेबसाइट एंड दी कंपनीज वेबसाइट. आफ्टर 7 years अगर जो हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो अमाउंट रखा था फॉर 7 years, अगर तब तक भी कोई उसका ओनर उस डिविडेंड को क्लेम करने नहीं आता है, तो आफ्टर 7 years एनी अनपेड डिविडेंड ट्रांसफर टू CG's, एनी अनपेड डिविडेंड, जो भी अनपेड डिविडेंड है वो ट्रांसफर हो जाएगा CG के IEPF अकाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में जमा हो जाएगा बाय सबमिटिंग फॉर्म IEPF1 टू गिव डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफर. IEPF1 फॉर्म में IEPF अकाउंट में वो अनक्लेम डिविडेंड
आफ्टर 7 ईयर्स ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट एक्यूमुलेशन प्रॉफिट। इट मीन्स कहता है कि मतलब है जब करेंट ईयर में हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, स्टिल कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन वो कहाँ से कर सकती है उसके बारे में जानते हैं, उसकी कुछ प्रोविजंस है। लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन द करेंट ईयर, डिविडेंड कैन बी पेड बाय सेटिस्फाइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। वो सारी कंडीशंस क्या है? ये 4 कंडीशंस हैं। Dividend ratio cannot exceed the average rate of dividend immediately preceding 3 financial year। डिविडेंड रेशियो जो है वो नहीं ज़्यादा होना चाहिए एवरेज रेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग, पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट के एवरेज से ज़्यादा वो डिविडेंड रेट नहीं होना चाहिए। चेक नहीं करेंगे इफ़ द लास्ट 3 ईयर्स डिविडेंड दिया ही नहीं गया है, मतलब ये जो एवरेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स के जो डिविडेंड रेट थे, अगर वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड दिया ही नहीं गया है तो ये वाली कंडीशन हम नहीं चेक करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ, जो मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ करेंगे वो कैन नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। The third condition is balance in FR, it means free reserve, should not fall below 15% of paid up share capital। free reserve, balance in free reserve 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के नीचे नहीं जानी चाहिए। और करेंट ईयर लॉस को हम फर्स्ट सेट ऑफ करेंगे फ्रॉम द विड्रॉन अमाउंट, मतलब जो हम विड्रॉन अमाउंट कर रहे हैं उससे पहले हम करेंट ईयर्स के लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे। टॉक्स अबाउट इंटरिम डिविडेंड, इंटायर कॉन्सेप्ट इज सेम एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इंटरिम डिविडेंड की भी जो भी प्रोविजन होंगे वो सेम एज अर्लियर होंगे जो अभी हमने देखे, बस कुछ एक्सेप्शंस होंगे कि इट इज़ रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड बीओडी एट बीएम। वो रिकमेंडेड बाय बीओडी एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर होता है। नॉर्मल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड ये डिक्लेयर्ड और रिकमेंडेड बोथ रिकमेंडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बीओडी एट बीएम। सोर्सेज ऑफ इंटरिम डिविडेंड होते हैं टोटल प्रॉफिट इन लॉस, टोटल पीएल एंड प्रॉफिट फ्रॉम, ये तो है नॉर्मल टोटल प्रॉफिट लॉस। और जो सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर टिल उस क्वार्टर के पहले तक जिस क्वार्टर में वो इंटरिम डिविडेंड अनाउंसड हुआ हो, मतलब जिस क्वार्टर में वो इंटरिम डिविडेंड अनाउंस हुआ है उस क्वार्टर के पहले, मतलब स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल उस क्वार्टर तक जिस क्वार्टर में अनाउंसड हुआ है उस क्वार्टर को नहीं लेंगे, उसके पहले वाले क्वार्टर को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरिम डिविडेंड अनाउंस हुआ है 1 नवंबर 2021 को। सोर्सेज क्या होंगे हमारे? टोटल पीएल होगा पहला। दूसरा प्रॉफिट वहाँ से फर्स्ट अप्रैल 2021, मतलब अप्रैल से हमारा करेंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर 30 सितंबर हमारा, पहले तो अप्रैल मई जून हमारा फर्स्ट क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। So profit from the 1st April 2021 to 13, it means April, May, June first quarter, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, यहाँ तक हम लेंगे क्योंकि ये नवंबर में ही हो गया था, मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये इस क्वार्टर में तो अनाउंसड ही हुआ है तो उस क्वार्टर को नहीं लेंगे, बस हम इस 2 क्वार्टर को लेंगे, उस क्वार्टर तक के प्रॉफिट को हम कंसिडर करेंगे। इफ देयर इज लॉस इन करेंट फाइनेंशियल ईयर देन इंटरिम डिविडेंड गिवन फ्रॉम टोटल पीएल बट नॉट एक्सीडिंग द एवरेज डिविडेंड रेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर करेंट फाइनेंशियल ईयर्स में लॉस हो तो इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं फ्रॉम टोटल पीएल, लेकिन एवरेज डिविडेंड रेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट्स मेक श्योर, कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले ये देखना चाहिए कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका हो, अनरियलाइज एंड नोशनल गेन्स इफ एनी आर रिमूव, जो भी होंगे उनको हटाने पड़ेंगे। करेंट ईयर लॉसेस इफ एनी, अगर कोई करेंट ईयर लॉसेस है तो उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। अ कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर एंड पे एनी डिविडेंड इफ एनी डिफॉल्ट इन डिपॉजिट इन सबसिस्टिंग, मतलब कंपनी कभी डिक्लेयर या फिर पे नहीं कर सकती कोई भी डिविडेंड अगर कोई डिफॉल्ट इन डिपॉजिट रहा हो या फिर है, जब तक उसे वो क्लियर नहीं कर सकती, जब तक वो उसे क्लियर नहीं करती तब तक वो डिक्लेयर या फिर पे नहीं करेगी डिविडेंड। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होती है? कैश, चेक, ड्राफ्ट, डिविडेंड वारंट एंड एनी अदर बैंकिंग चैनल। Section 125 talks about IEPF authority. It is a government body having 1 chairperson and maximum 7 members. Shall also have a CEO and CEO is the convener of all meetings of IEPF. वो सारी मीटिंग को कंडक्ट करने वाला CEO होगा। और सेक्रेटरी ऑफ NCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर शुड बी द chairperson of IEPF, Invested Education Protection Fund Authority. What funds are credited to IEPF? Unclaimed deposits, सारे unclaimed रहते हैं, unclaimed deposit, unclaimed debenture, unclaimed shares, unclaimed dividend, government grants and interest or above amounts for 7 years. What purpose above funds utilize? किस purpose के लिए above fund utilize होते हैं? To promote IEPF awareness, refund unclaimed dividend deposit debentures to original claimants, reimbursement to legal claims and payment of compensation to identifiable victims. हाउ इन्वेस्टर क्लेम्स अनक्लेम्ड डिविडेंड, कैसे अनक्लेम्ड डिविडेंड को इन्वेस्टर क्लेम कर सकता है जो उसका अमाउंट IEPF अकाउंट में रखा गया हो। 7 ईयर्स के बाद जब वो IEPF अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है स्टिल वो रियल ओनर उसको क्लेम कर सकता है। कैसे? पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा IEPF पोर्टल में, क्लेम फॉर्म सबमिट करनी पड़ेगी IEPF 5, अटैच करना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ एंड शेयर होल्डर प्रूफ। ये प्रूफ तुम्हें अटैच करना पड़ेगा कि तुम प्रूफ करो कि तुम उस शेयर के
रियल ओनर हो। ऑल्सो सबमिट अबव डॉक्यूमेंट्स टू कंपनी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कंपनी को भी सबमिट करना पड़ेगा। कंपनी वेरीफाई करेगी 30 डेज में, जब वो वेरीफाइड हो जाएगा तो IEPF अथॉरिटी में क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर, वो पेमेंट कर देगी इन्वेस्टर को। The last section, section 126, which talks about right to dividend, right share and bonus share to kept in abeyance, it means hold pending registration of transfer of shares। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शेयर्स के ट्रांसफ़र पेंडिंग में हो, अगर किसी पर्सन ने अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया हो और वो शेयर ट्रांसफ़र अभी पेंडिंग में हो, तो वो तब तक उसको होल्ड में रखेंगे जब तक उसकी रियल ओनरशिप नहीं डिक्लेयर हो जाती, तब तक उस डिविडेंड को हम होल्ड में रखेंगे। इफ़ ट्रांसफरर रिक्वेस्ट टू पास ऑन द डिविडेंड बिकॉज देयर इज नो एनी ऑब्जेक्शन टू दिस रिगार्डिंग द सेम, अगर ट्रांसफरर रिक्वेस्ट करे कंपनी को कि वो पास कर सकता है डिविडेंड जिसमें जिसको शेयर ट्रांसफर किया गया हो, तो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो ये पास ऑन कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिविडेंड chapter 8 from section 123 to 127. Notes to this video is in the description below. Please do check it, like it, share and subscribe it. And thank you.